hysteresis. Hysteresis is a phenomenon which means loss of energy. Loss of energy during forced oscillations. Loss of energy during forced oscillations. Forced oscillation किसी भी प्रोसेस में हो सकते हैं. यहां पर जो हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस ले रहे हैं, दैट प्रोसेस इज ऑसिलेशन ऑफ द डोमेन्स. जब डोमेन ऑसिलेट करके एक डायरेक्शन में चले जाएंगे तो हम बोलेंगे दैट मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड. और जब वो डोमेन टूटकर वापस अपने क्लोज लूप बना लेंगे, देन वी से इट इज डीमैग्नेटाइज्ड. फिर जब दूसरी डायरेक्शन में चले जाएंगे, अगेन इट इज मैग्नेटाइज्ड. फिर जब लूप बना लिए तो डीमैग्नेटाइज्ड. अब हमने क्या किया कि ये रेड वाला नॉर्थ है, इधर डोमेन, हमने इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया इस तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग. वो नॉर्थ को खींच के इधर ले जाता है. तो दो स्टेप में ले जाता है. पहले स्टेप में क्या करेगा, पहले स्टेप में वो इसको ऐसा कर देगा. जैसे ही ये ऐसा बना, बाकी डोमेन के साथ मिलके साइकिल बना लेगा और इसका मैग्नेट इज लॉस्ट. फिर ये और जोर लगाएगा और जोर लगाकर इसको ऐसा कर देगा. अगेन मैग्नेटाइजेशन इज देयर. फिर हमने अपना अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी कर दी. वो फिर इसको ऐसा तोड़ेगा और फिर ऐसा कर देगा. फिर ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा. एवरी टाइम व्हेन दे अलाइन देमसेल्व्स लाइक दिस, देन इट शोज मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन. बट एवरी टाइम इट मेक्स क्लोज्ड साइकिल्स, देन इट इज डीमैग्नेटाइज्ड. हम जो इस पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा रहे हैं, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को ऑसिलेटिंग बनाया हमने. एक बार ऐसी डायरेक्शन, फिर ऐसी डायरेक्शन, फिर इधर की डायरेक्शन, फिर इधर की डायरेक्शन. हम ये जो ऊपर से फील्ड लगाते हैं, इसका नाम क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड. किससे लगाते हैं, सोलेनॉइड से. सोलेनॉइड में हमने करंट दी. एक बार करंट की डायरेक्शन ऐसी और एक बार करंट की डायरेक्शन ऐसी. ऐसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और फिर ऐसे जाएगा तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड. और उसके साथ हमने ऑसिलेटर लगा दिया. इट विल कीप मेकिंग द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन बोथ द डायरेक्शन. इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड को आपने क्या नाम दिया था, सबसे पहला H इज इक्वल टू Ni. याद आया, वो H हमने लगाया. कितना लगाया, कैलकुलेशन इज वेरी इजी. And what is that calculation? N into I. What will be its unit? I is ampere, N is number of turns per meter. तो यूनिट क्या बना, एम्पियर पर मीटर. सिंपल. तो हम क्या करते हैं, जो H लगाते हैं उस H को हमने टेबुलेट किया और यहां पर टेबल बनाया. H और H की वैल्यू 0 से इंक्रीज की. 0 दिस और ये मैक्सिमम पहुंच गई H0. फिर उससे कम होते होते 0, फिर -H0 और फिर कम होते होते 0. इस तरह से हमने इसको चेंज किया H को, और उसको हम दिखाएंगे एक्स एक्सिस पर H, एम्पियर मीटर. और जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हमने उसकी वैल्यू से इसको बना लिया. हियर इज 0 एंड लेट अस से दिस इज 100 एम्पियर पर मीटर एंड हियर इट इज 200 एम्पियर पर मीटर. ओके, दिस इज जस्ट टू शो द approximations and calculations. Okay, this side, this will be negative. This. और इतना और ले लिया, this will be -200. हाँ,
अब ये चीज समझिए, जब हम सोलेनॉइड के अंदर ये हमने यहां पर वेरिएबल करंट देनी स्टार्ट की, ये करंट एक बार ऐसे जाएगी और एक बार ऐसे जाएगी। तो इसके अंदर जो H बनेगा एक बार इस डायरेक्शन में और एक बार इस डायरेक्शन में, इसके अंदर हमने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, उसका बार रख दिया। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, that magnetic field will be due to two things. One is H applied by the solenoid, other is due to its own magnetization. और वो Bm और mu naught H मिलाकर क्या बनता है? Total magnetic field in this. उस magnetic field का हमने नाम रखा B. ये वाला जो इसके अंदर B बनता है, ये B चेंज होते जाता है, जो कि इस मटेरियल के अंदर बनता है। ये जो B इसके अंदर बनेगा, इसकी यूनिट हम किसमें लेंगे? टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, वो इसके अंदर बनेगा और इसके अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किसके प्रोपोर्शनेट होगा? इसके मैग्नेटाइजेशन के। जितना मैग्नेटाइज होगा उतना इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उसको हम y एक्सिस पर शो करेंगे। लेट अस शो इट। दिस इज 1.5 टेस्ला, 0 टेस्ला, here it is minus 1.5 टेस्ला, और यहां पर हमने कुछ और साइन लगा दिए। लेट अस से दिस minus 0.5 minus 1.0 plus 0.5 and here it is plus 1 and here plus 1.5। ये हमने स्केल किसका बना लिया? B का। ओके, अब ये ग्राफ कैसे बन गया? सी, शुरू में हमारे पास जो इसके डोमेन थे वो डोमेन कैसे थे? साइकिल थे, क्लोज्ड साइकिल। करंट इज गिवन इन द सोलेनॉइड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज फॉर्म। उस H ने उन सबको ओपन किया, S एक तरफ खींचा, नॉर्थ एक तरफ खींचा एंड दे बिकम ए स्ट्रेट लाइन एंड बिकॉज ऑफ दैट B इज डेवलप्ड इन द मटेरियल। तो स्टार्टिंग में हमको पहले क्या अप्लाई करना है? H। उस H से हमने अप्लाई किया तो कौन इंक्रीज हो रहा है? H। यहां से H इंक्रीज हुआ। शुरू में जब H थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, हमने देखा कोई B नहीं आया, टूटेगा तब तो आएगा। तो शुरू में तोड़ने के लिए पहले कुछ ताकत लगेगी। जैसे हमने आपको 10 लकड़ियों का बंडल दिया कि इसको ऐसा मोड़ के तोड़ दो, आपने बोला कि एक को तोड़ने में 1 न्यूटन फोर्स लगेगा, हमने ऐसा 2-3 न्यूटन लगाया, नहीं टूटा, मुड़ गया। तो शुरू में क्या होता है? इनिशियली जब आप फोर्स लगाते हैं तो कोई भी चीज ऑब्जेक्ट इमीडिएटली उसका रिजल्ट नहीं देता एंड दिस जनरल फिनोमेना इज नोन एज इनर्शिया। हर इनर्शिया को तोड़ने के लिए हमको थोड़ी सी ताकत लगती है। खड़ी हुई गाड़ी को जब आप चलाते हैं उस समय आपको ज्यादा एक्सीलरेटर देना पड़ता है स्टार्टिंग के समय, और बाद में थोड़े से एक्सीलरेटर में वो रिस्पॉन्ड करती है, पर इनिशियली ज्यादा देना। तो शुरू में जब हम H देते हैं 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 एम्पियर मीटर, नहीं टूटा। जब हमने 10 एम्पियर मीटर दे दिया तब जाके उसका एक साइकिल टूटा और अब हमने देखा B बढ़ना शुरू हो गया। तो शुरू में ये ग्राफ ऐसे जाता है लाइक दिस। क्या हो रहा है? H बढ़ रहा है, B नहीं बढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ये साइकिल टूटने शुरू हुए और ये ऐसा B भी बढ़ना शुरू हुआ। अब हम जैसे जैसे H बढ़ाते हैं वैसे वैसे B बढ़ना शुरू हो जाता है। ये ऐसा H बढ़ रहा है, B बढ़ रहा है, H बढ़ रहा है, B बढ़ रहा है,
फिर H बढ़ता है, फिर B बढ़ता है, फिर हम H को बढ़ाते हैं, B बढ़ना कम हो गया, और हमने H को बढ़ाया, B बढ़ना बंद हो गया, और H को बढ़ाया, B नहीं बढ़ता, और बढ़ाया, H को हमने 150 से 250 कर दिया, B नहीं बढ़ता। ठीक है, ये कंडीशन कहलाती है सैचुरेशन ऑफ B, यानी इससे ज्यादा B नहीं आएगा। तो हम भी अननेसेसरी ग्राफ नहीं बनाते। जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल हुआ हम समझ गए अभी ऊपर नहीं जाएगा, वी विल स्टॉप मेकिंग इट। समझ आया? लेकिन याद रखिए आपके हिस्टेरेसिस कर्व का लास्ट पॉइंट कैसा होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल, देयर इज लेफ्ट। ओके, मेक इट अ पॉइंट। तो ये इस तरह से गया, अभी यहां पर पहुंच गया, इतना H लगा हुआ है और B भी कैसा आ गया उसके अंदर मैक्सिमम। ये H की मैक्सिमम वैल्यू है। इसके बाद H को हम डिक्रीज करना शुरू करते हैं। जब H डिक्रीज होता है तो क्या होगा? H बढ़ते बढ़ते B सैचुरेट हो गया। B सैचुरेट होने का क्या मतलब है? जितने डोमेन उसके अलाइन हो सकते थे पूरे के पूरे अब उसके पास अलाइन करने के लिए और डोमेन नहीं, that is maximum value of B। थोड़ी देर बाद हम भी H को जितना मैक्सिमम कर सकते थे हो गया। अब H क्या कर रहा है? वापस कम, तो H की वैल्यू कम होते जा रही है। जब H की वैल्यू कम होगी तो डोमेन्स का बिहेवियर कैसा होगा? वो फिर से अपना साइकिल बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना भूल गया, आई विल शो यू जस्ट। फिर से तोड़कर वो अपना, क्योंकि हमने सबके नॉर्थ इधर कर दिए हैं एक तरफ। नॉर्थ को क्या करता है? बस, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल। ये इसको क्या करेगा? रिपेल। तो ये ऐसा जाना चाहता है और ये ऐसा जाना चाहता है। अगर ये दोनों ऐसा भाग गए तो भागकर क्या बना लेंगे? साइकिल बना लेंगे। तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है? साइकिल बनाने की। क्यों? क्योंकि नॉर्थ को रिपेल करता है और इधर साउथ को रिपेल करता है। तो साउथ ऐसा गया, इधर का नॉर्थ ऐसा गया, साइकिल बन गया। तो ये उसकी टेंडेंसी, जनरल टेंडेंसी। ओके, तो जैसे ही हम H को डिक्रीज करते हैं, थोड़ी देर बाद डोमेन्स देखते हैं कि अब H तो बढ़ नहीं रहा है, तो वो अपने रिपल्शन की ताकत लगाते हैं, और जैसे ही H की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है वो साइकिल बनाते हैं। एक ने बनाया, दो ने बनाया, तो इसके कारण B का क्या हो गया? B is decreasing. H is decreasing, B is also decreasing. See, H is decreasing और ये पॉइंट किधर आ रहा है? नीचे। H is decreasing, B is decreasing. ये तो इस पर हमने एरो लगा दिया। दिस इज अवर डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस, हिस्टेरेसिस प्रोसेस। ये H को रिड्यूस करते हमने H को जीरो कर दिया। H को जीरो कर दिया। अब उसके अंदर का B हम देख रहे हैं जीरो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले जब हमने H लगाया था तो इतना H स्ट्रॉन्ग लगाया कि उसने तोड़ के सब कुछ सीधा कर दिया। हाउ मेनी डोमेन्स? 500 लाइन्स, सपोज एनी नंबर, बट लेट इट बी 500 लाइन। तो 500 लाइन बन गई डोमेन की। अब हम H को काम करते जा रहे हैं, रिड्यूस करते हैं, तो ये ऐसा मुड़ा साइकिल, ये ऐसा मुड़ा साइकिल, इनको थोड़ी सी जगह मिली, ये नहीं मुड़े साइकिल बनेगी। क्यों? इनर्शिया क्या कहता है? हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, वी डोंट लाइक चेंज। तो ये वैसे के वैसे रहेंगे। H को हमने क्या कर दिया? जीरो, पर ये नहीं हुए। उसके अंदर अब ये दो के कारण मैग्नेटिक फील्ड बच गया, रिटेन हो गया मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर। दिस इज नोन एज रिटेंशन ऑफ मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल। कितना मैग्नेटिज्म उसमें बच गया तो ग्राफ में हमने दिखा दिया that our H has become zero. If our H has become zero, we find that this height is showing what? Magnetic field. ये अभी भी इतनी है,
तो ये वाला मैग्नेटिज्म जो बच गया वो हम यहां से दिखाते हैं, बिकॉज H हैज बिकम 0। तो ये जो चीज मिली, दिस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज रिटेंशन। किसका रिटेंशन है? बी का रिटेंशन। कब हो गया ये रिटेन? जबकि हम H को क्या कर चुके हैं? 0। इवन देन देयर इज सर्टेन मैग्नेटिज्म लेफ्ट इन इट। ओके, अब H उल्टी डायरेक्शन में चला गया। अब देखिए ये ऐसे दो बचे हुए हैं, H 0 हो गया, ये अभी भी ऐसे। इसके बाद H ऐसा हो गया। जब H ऐसा हो जाएगा तो इस नॉर्थ को खींच के इधर ले जाना चाहता है। अभी तक इसको कोई छेड़ नहीं रहा था। H या तो इसको इधर ले गया या H कोई जोर नहीं लगा, तो ये ऐसे है। लेकिन अब H ऐसा हो गया तो इस पर एक टॉर्क लगता है जो कि इसको क्या कहता है? इधर जाना है। इस पर एक फोर्स लगना शुरू हो गया, टॉर्क लगना शुरू हो गया। तो ये जो 500 में से, ध्यान दीजिए, 500 में से 200 ने साइकिल बना लिया था, 300 अभी भी कैसे थे? सीधे ये इतने। अब उस पर उल्टा H लगना शुरू हुआ। उल्टा H क्या करता है? इसको तोड़ दिया, फिर इसको भी तोड़ दिया, फिर लास्ट में जाके जो आखिरी वाली लाइन थी उसको भी तोड़ दिया। उल्टे H ने, निगेटिव H ने। तो निगेटिव H ने इसका जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म था उसको क्या कर दिया? 0। कैसे कर दिया? जबरदस्ती। जबरदस्ती मतलब ऐसा पकड़ा और पकड़ के मोड़ दिया, दैट इज कोर्सिंग। कोर्स किया उसको। तो H की वो वाली वैल्यू जो B को कोर्स करके 0 कर दे, दैट इज नोन एज कोर्सिविटी। ये किसकी वैल्यू है? H की वो वैल्यू जो B को 0 कर दे, दैट वैल्यू ऑफ H which will make magnetic field B equal to 0, वो कितनी है? तो आंसर है ये वाली वैल्यू, दिस। ये H की वो निगेटिव वैल्यू है जो कि B को क्या कर देती है? 0। यहां पर ग्राफ की वैल्यू, हाइट कितनी है ग्राफ की? 0, एंड हाइट शोज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो H की वैल्यू है, दिस, this is coercivity of H. So what is coercivity? Coercivity is that negative value of H which will make the magnetization 0. That is coercivity. तो ये दो चीजें, these are very important points. One is retentivity, other is coercivity. So whenever we study magnetism in matter, then every material has got these two features, that is retentivity and coercivity। ये अभी इसके बाद जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों को हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स राइट these two definitions, one line definitions. So we have these two definitions. Retentivity of a material is that value of B which is retained in material when magnetizing field H becomes 0. And what is coercivity? Is that negative value of H, उल्टी तरफ जाने वाली H, is that negative value of magnetizing field H which compels the retained magnetic field B to become 0. So this is the mark of coercivity, this is the mark of retentivity. Okay? अब ये दोनों पॉइंट को हमने स्टडी कर लिए। फिर से आगे क्या होता है देखिए, H को हम निगेटिव साइड में यानी उल्टी डायरेक्शन में बनाते जाते हैं। We go on increasing and we find magnetic field in now after 0 क्या होगा? The magnetic field will be developed in negative direction. ये मैग्नेटिक फील्ड इतना हो गया, इतने H से इतना हो गया, इतने H से इतना हो गया। अब इसके बाद H बढ़ाते हैं, it does not increase, it has become saturated in negative direction. Now the time has come when H will decrease back. H will decrease back to 0. तो यहां से पहले H ऐसे जाता है, फिर यहां से ऐसे आएगा,
और फिर यहां से ऐसे। So what is happening to H? H oscillates. ओके, इस तरह। तो अब जब ये H वापस जीरो की तरफ आता है, we find that B is again becoming less. H जीरो हो गया पर B अभी भी निगेटिव में थोड़ा सा रुका हुआ है। अगेन इनर्शिया। दिस इज अगेन रिटेंटिविटी, जितना ये है उतना ही ये भी आएगा। दिस इज अगेन रिटेंशन। अब इसके बाद हम H को पॉजिटिव करते हैं। तो जब हम H को पॉजिटिव करते हैं तो जो निगेटिव वाला B है वो टूटना शुरू हो जाता है और टूटते टूटते जीरो पहुंच गया। जब इतना H प्लस आ गया तो ये निगेटिव वाला टूट के जीरो हो गया। सो नाउ आवर पाथ इज दिस दिस जीरो हो गया। अब हम H को और इंक्रीज कर रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन का B बनते जाता है एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग वेरी इजीली। और फिर सैचुरेशन में आ गया। सैचुरेशन आ गया एंड H विल स्टार्ट रिसीडिंग बैक। फिर H जीरो आएगा तो ये इस पाथ से आएगा। तो ये जो बीच वाली लाइन आपने देखी, दिस वाज ओनली ए स्टार्टिंग लाइन, इसका और कोई इंपॉर्टेंस नहीं। उसके बाद ऑसिलेट होता रहेगा एंड आवर पाथ ऑफ ग्राफ दैट इज चेंज इन B and H will be given by this yellow line, this closed curve. This phenomenon is known as hysteresis, that is changing of B with respect to oscillating H is known as hysteresis. क्या होता है इस hysteresis में? तो आंसर है इस हिस्टेरेसिस में, इस पर्टिकुलर वन में मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है। उससे क्या होता है? What does it signify? That is very important. It signifies that area inside the loop is equal to the work done during one cycle of magnetization and demagnetization. इसका जो एरिया है, एरिया के डायमेंशंस क्या होंगे? B क्रॉस H, ये एरिया के डायमेंशंस होंगे। वर्क के डायमेंशन भी यही होंगे। और थोड़ा सा दूर की बात है, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि B और H के डायमेंशंस कहीं से ढूंढ के लाइए, मल्टीप्लाई करिए और वर्क के डायमेंशन क्या होते हैं? mL/t-2। वही डायमेंशन इसके भी आएंगे, एम्पियर एम्पियर कट जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये जो एरिया हमको देता है, दिस इज द वर्क, और इसको अब हम नोट कर लेते हैं। During one cycle of magnetization and demagnetization, ये जो वर्क है ये किसने किया? तो आंसर है जिसने H बनाया। H किसने बनाया? H बनाया मींस whichever is मैग्नेटाइजिंग, उसको पलटने वाला कौन? H। तो फोर्स कौन है? H। H ने ये डिस्प्लेसमेंट किया, फिर ऐसा डिस्प्लेसमेंट किया, फिर ऐसा डिस्प्लेसमेंट किया, तो वर्क कौन कर रहा है? H। H किससे बनता है? म्यू नॉट Ni। Ni करंट से बनता है, और करंट किसी एक्सटर्नल एजेंसी ने दी, तो उस करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हो रहा है इन मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, बिकॉज इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसा गया, फिर ऐसा आया, वहीं के वहीं। बट वी हैव डन सम वर्क, वो वर्क हमारा गया, that is a loss of energy. This work done by source of H is a loss of energy. मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन हमको बहुत सारी प्रोसेस में जरूरत पड़ता है।
आगे जाके हम जब इसी चैप्टर पढ़ेंगे देन वी विल कम टू नो कि मोस्ट ऑफ द मशीन्स नीड दिस फिनोमेनन। इसके बिना हमारा पंखा नहीं चलता, एसी नहीं चलता, ट्रांसफार्मर नहीं चलते, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, मोस्ट ऑफ द थिंग्स डोंट वर्क। जहां कहीं मोटर होगी, जहां ट्रांसफार्मर होगा, वहां मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, उसके बिना वो बनेगा नहीं। और डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन में हमेशा वर्क का लॉस होगा। इन वेरी सिंपल और बड़े मोटे प्रिंसिपल में, इफ यू आर मूविंग एनी मटेरियल देयर विल बी सर्टेन फ्रिक्शन, यू हैव टू अप्लाई ए फोर्स एंड डू द डिस्प्लेसमेंट। आपको वर्क करना ही पड़ेगा। ये जो वर्क हम करते हैं, ये वर्क हमको मैग्नेटाइजेशन नहीं दे रहा है, ये तो सिर्फ मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को मैकेनिकली घुमा रहा है, पकड़ के ऐसा घुमाता है, फिर ऐसा घुमाता है। दिस इज ए मैकेनिकल वर्क एंड दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी। You may say that energy is conserved. Loss कहाँ हुआ? The answer is that this energy we cannot use as magnetic or electrical energy, because this mechanical energy due to friction has been converted into heat energy, and that heat energy is radiated out. It does not come to our work. तो जब हम पंखा चलाते हैं तो पंखे की मोटर हीट अप हो जाती है। That heat is this energy and this goes out in the air, तो पंखा घुमाने के काम में नहीं आता। समझ आया? इसी तरह से जो भी चीजें इस पे चलती हैं, this work converted into waste in the form of heat energy that is radiated out। अब अगर हमने एक ट्रांसफार्मर चलाना है और उस ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन होते हैं, मीन्स डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन होता है, तो उसमें वर्क लॉस होगा। वर्क लॉस किससे रिप्रेजेंट होगा? एरिया से। अब हमने ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर को बोला कि आप जो ट्रांसफार्मर दोगे, प्लीज सप्लाई अस द हिस्टैरिसीस कर्व ऑफ योर मशीन। दे आर बाउंड टू सप्लाई, अदरवाइज वी कैन नॉट परचेज। सो ही हैज सप्लाइड, one manufacturer has supplied an hysteresis curve. That hysteresis curve is this way. दूसरे ने सप्लाई किया और उसने अपना hysteresis curve हमको दिया, and that was this one. आप किसका ट्रांसफार्मर लेना पसंद करेंगे, ए का या बी का? तो आंसर इज वी विल जस्ट ऑन द ड्राइंग वी विल मेजर द एरिया। ए का एरिया छोटा है, बी का एरिया बड़ा है, तो आप कौन सा लेंगे, ए या बी? एरिया क्या शो करता है? वर्क डन, एंड वर्क डन इज व्हाट? जिसका एरिया बड़ा होगा उसका क्या बड़ा होगा? लॉस ऑफ एनर्जी। आप एनर्जी ज्यादा लॉस करना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं? तो लॉसेस कैसे होने चाहिए? मिनिमम। लॉस कैसा होना चाहिए? मिनिमम। इसलिए एरिया कैसा होना चाहिए? मिनिमम। समझ आया? सो एरिया शुड बी मिनिमम। फॉर ए गिवन मशीन, area of hysteresis curve should be as small as possible. Should be smaller. That is less losses. और हिस्टेरेसिस में जो एनर्जी लॉस होता है वो फाइनली एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है? और हिस्टेरेसिस के लॉसेस कहाँ एप्लीकेबल होते हैं? वेयर आर दीज एप्लीकेबल?
wherever there is a process of magnetization and demagnetization. This you must remember. हिस्टेरेसिस कहाँ एप्लीकेबल होता है? जहां पर क्या होगा? इसी को क्वेश्चन को उल्टा करते हैं. If in a process there is a process of magnetization and demagnetization, which type of losses will be there? Answer: hysteresis losses. Which type of losses? समझ आ गया? तो एक को दूसरे से जोड़कर रखिए. मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, हिस्टेरेसिस losses. Okay. So this is what is known as hysteresis. और ये हिस्टेरेसिस ये हमने मैग्नेटाइजेशन के लिए यहाँ पर किया है. अदरवाइज दुनिया की कोई भी प्रोसेस जिसमें एक ऑसिलेटिंग फोर्स दूसरे पर फोर्स लगाकर उसको ऑसिलेट कराता है, देयर इज a hysteresis and there will be certain loss of work. किसी भी तरह का. ठीक है. Okay. So now a very small thing is left. We'll do that. And that is types of magnets, or let us say electromagnetic. Electromagnets. हमारे पास दो तरह का मटेरियल हो सकता है. इसको थोड़ा ध्यान से समझिए. ये प्रैक्टिकल चीज है. हम चाहते हैं एक आयरन को आयरन को मैग्नेट बनाना. देयर आर सो मेनी एंड यूजेस ऑफ आयरन. जैसे स्पीकर में हमको आयरन लगाना है, कॉइल में कहीं हमको आयरन लगाना है. हम चाहते हैं कि उसको मैग्नेट बना दें एंड इट शुड रिमेन मैग्नेट फॉरएवर. ऐसे मैग्नेट को बोलेंगे परमानेंट मैग्नेट. परमानेंट मैग्नेट. दूसरा, हमको एक ऐसा मैग्नेट चाहिए जिसको हम ऑर्डर दें मैग्नेट बन जाए और फिर बोले छूट जा. ऐसे मैग्नेट को क्या बोलेंगे? टेम्परेरी मैग्नेट. तो मैग्नेट दो तरह के हुए, परमानेंट और टेम्परेरी. ये दोनों मैग्नेट की हमारी इंडस्ट्री में अलग अलग यूज है. परमानेंट मैग्नेट वी आर यूजिंग इन शोइंग द डायरेक्शन. हम नहीं चाहते कि उसका मैग्नेटिज्म कभी भी खत्म हो, बिकॉज इट शुड ऑलवेज शो द डायरेक्शन. In our speakers and in all those things which are using magnets, like dynamos, हमारे मोटरसाइकिल के डायनामो दिए उन सब में मैग्नेट लगते हैं. वो मैग्नेट हम कैसे चाहते हैं? परमानेंट मैग्नेट्स. In our galvanometers, amperemeters, so all these should be permanent magnets. एक बार मैग्नेट बने नहीं चाहिए. दूसरा एप्लीकेशन देखिए. इंडस्ट्री में ये हमारे पास स्टील की शीट यहाँ रखी है गोडाउन में. इसको हमको दूसरे गोडाउन में शिफ्ट करना है. ये गोडाउन में नया प्रोडक्शन आना है, तो इसको बांध कर उठाना बहुत टीडियस वर्क है. या तो ये टेढ़ी हो जाएगी, हमारी रस्सी टूट जाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसमें आएगा. हम क्या चाहते हैं कि हम अपनी क्रेन लेकर जाएं, क्रेन का बूम ऐसा नीचे करें, लोहे का बूम ऐसा नीचे करें और इसको बोले मैग्नेट बन जा. ये जैसे मैग्नेट बनेगा इसको पकड़. अब हमने क्रेन से इसको ऐसा उठाया, क्रेन को चलाकर ले गए, दूसरी जगह गए, इसको ऑर्डर दिया मैग्नेटिज्म खत्म कर दो. ये डीमैग्नेटाइज हो गया और वहां पर प्लेट प्लेस हो गई. इस तरह से ये काम आया. ये वाला मैग्नेट कैसा मैग्नेट था? टेम्परेरी मैग्नेट. तो ये दोनों तरह के मैग्नेट का डिफरेंस और डिफरेंस ऑफ एप्लीकेशन ये समझ आ गया. सिंपली दूसरी चीज और, हम जो बेल बजाते हैं घंटी घर में, इलेक्ट्रिक बेल में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और ये लोहे का पीस है, इसके ऊपर एक प्लंजर लगा है. जैसे ही करंट फ्लो होगी ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और प्लंजर को ऐसे खींचेगा तो यहाँ की घंटी बजी ढंग से. अब हम क्या चाहते हैं? ये वापस जाए और फिर से हिट करे. तो वापस जाने के लिए इसका क्या होना जरूरी है? डीमैग्नेटाइज. तो हमने करंट बंद कर दी और ये नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? इसे रिटेन कर दिया मैग्नेटिज्म. तो ये ऐसा पकड़ा ही रहेगा. एक बार घंटी टर्न से बजी बंद हो गई. So what is necessary? It should demagnetize also as soon as H is removed. Demagnetize हुआ, ये अपने स्प्रिंग से ऊपर चली गई, फिर मैग्नेटाइज हुआ, demagnetize and it keeps on vibrating.
तो इसके लिए हमारा ये वाला जो आयरन है कैसा होना चाहिए? टेम्परेरी मैग्नेट। यूज समझ में आ गए? टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट बोथ आर यूज्ड। अब हम आते हैं कि परमानेंट मैग्नेट किससे बनता है और टेम्परेरी किससे बनता है और क्यों बनता है। आंसर है कि जब हम डोमेन को सीधा करते हैं, खूब ताकत लगा के हमने डोमेन को ऐसा सीधा किया, और सीधा किससे किया? एच लगवा के। एच इतना जोर से लगाया कि उसने इसको ऐसा सीधा कर दिया। अब हमने एच हटा दिया, एच हटा दिया तो ये ऐसे का ऐसा ही रह गया। क्यों? इसका रिटेंशन बहुत ज्यादा था। क्यों था रिटेंशन? क्योंकि इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का है कि जब एटम एक दूसरे को तोड़कर एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं तो फिर से उसको ऐसे करने के लिए बहुत वर्क करना पड़ता है। फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस बहुत ज्यादा है, इसको वापस जाने के लिए अपनी ताकत काफी नहीं, ऐसे ही रह जाता है। और अगर ऐसा रह गया तो ये हमारे लिए क्या बन गया? मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट बन गया। तो परमानेंट मैग्नेट के एटम्स कैसे होने चाहिए? जो मैग्नेटाइज हो जाए और उसके बाद डीमैग्नेटाइजेशन के लिए घूमे मत। किसके एटम ऐसे होते हैं? एक है स्टील और एक है आयरन, सॉफ्ट आयरन। दोनों में से आपको क्या लगता है किसके एटम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं? स्टील के या आयरन के? ऑर्डिनरी आयरन और स्टील दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? तो आंसर है स्टील। स्टील इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल। तो स्टील के एटम्स को अगर हम जोर लगाएंगे, सीधा करेंगे, फिर से सुनिए, सॉफ्ट आयरन के एटम्स हैं, वो भी साइकिल बना हुआ है, इसके डोमेन से साइकिल बने हुए। सॉफ्ट आयरन में हमने करंट फ्लो कराई, करंट पहुंची 10 एम्पियर, ये सब सीधे हो गए। इसको जब हम सीधा करते हैं, 10 एम्पियर में सीधे नहीं, स्टील है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे की पकड़ बहुत ज्यादा है, तो हमको 10, 20, 30, 50 करंट देनी पड़ी, तब जाके उसने तोड़ के इसको ऐसा बनाया। क्यों? इसकी ताकत ज्यादा है। अगर इसकी जाने की ताकत ज्यादा है तो आने की भी ज्यादा है। इसका हमने 10 एम्पियर विड्रॉ किया, ये चट से ऐसा हो गया। इसका हमने करंट विड्रॉ कर लिया, ये नहीं हुआ। क्यों? स्टील, इसकी टफनेस ज्यादा है, इसकी आपस का एटॉमिक फोर्स ज्यादा है, इसलिए ये ऐसा का ऐसा ही रह गया। तो ये क्या बन गया? परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट किसका बनता है? स्टील और सॉफ्ट आयरन। समझ आया? और टेम्परेरी किसका बनेगा? सॉफ्ट। ये दोनों चीजें याद है। हाँ, होता है। आयरन एल्यूमिनियम का आयरन कंटेंट ज्यादा, बहुत थोड़े से कम है। हाँ, ज्यादा देता है क्योंकि वो रुक जाता है ना। देखिए, अगर आप स्ट्रेंथ को देखेंगे, सॉफ्ट आयरन वाले मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। जैसे ½ kg का स्टील और ½ kg का सॉफ्ट आयरन, दोनों में हमने मैग्नेटिज्म डेवलप किया। इसमें सॉफ्ट आयरन में B बना 1000 टेस्ला, इसमें B बनेगा 800 टेस्ला। फिर जब हमने डीमैग्नेटाइज किया, ये हो गया 10, ये 700, वापस नहीं गया। तो परमानेंट मैग्नेट कौन सा बना? स्टील, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ सॉफ्ट वाले से कम होती है, लेकिन परमानेंट। समझ आया? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टील। अच्छा, अभी बेसिकली हम लोग स्टील की कम यूज करते हैं, वी यूज दैट कोबाल्ट, Fe कोबाल्ट या Fe2O3। Fe2O3 को क्यों यूज करेंगे? Fe2O3 को दोनों पर्पस के लिए यूज करते हैं। Fe2O3 में रस्ट नहीं लगता है, आयरन में रस्ट हो जाता है, तो इसलिए परमानेंट मैग्नेट में Fe2O3 यूज करते हैं, कोबाल्ट भी यूज करते हैं, और दूसरे एलॉयज जिसमें आयरन होता है, I think that is given here. So, okay, that you can find out from your book. हाँ, तो ये हो गया कौन कौन से? परमानेंट एंड
दोनों का चीज पता लग गया आपको क्या होता है। अब तीसरी चीज, परमानेंट और टेम्परेरी आयरन में हिस्टेरेसिस कर्व में कहां से पता लगता है? यहां से। परमानेंट में रिटेंशन ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? कम चाहिए। परमानेंट में हमको बी रिटेन करना है, रिटेंशन शुड बी लार्ज। और टेम्परेरी में हम क्या चाहते हैं कि हम H को हटाएं, बी भी खत्म हो जाए। नहीं तो क्या होगा, हम शीट को पकड़कर ले गए, यहां जाके ऑपरेटर ने करंट को बंद कर दी और ये शीट को छोड़ दिया। उसने सोचा चलो वापस चलता, गया तो शीट को छोड़ दिया रास्ते में। ओके, सो फिर से रिटेंशन किसमें ज्यादा होना चाहिए? परमानेंट। तो अगर हमको परमानेंट मैग्नेट बनाने हैं, we will see the hysteresis curve. Then which feature will you see for permanent magnet? The answer, retention should be large. If you want to use it for soft iron core, then what will you see? Retention should be small. ये छोटा होना चाहिए, ये भी छोटा होना चाहिए। ये जब दोनों छोटे होंगे तो वो कैसा होगा? That will be a temporary magnet। और अगर ये बड़े हो गए तो फिर क्या हो जाएगा? That will be a permanent magnet। ओके, तो ये फीचर याद रखिएगा। Larger retention, permanent, और इसका H भी कैसा होगा? coercivity also large। और जिसका ये जितना भी लेस होगा, small retentivity, small retention and small coercion. This is soft iron, this is temporary magnet। और दोनों के यूज आप देख चुके हैं। सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के चेंजेस करने के लिए हम कौन सी कोर यूज करते हैं? स्टील या सॉफ्ट आयरन? ज्यादा जल्दी कौन रिस्पॉन्ड करता है चेंजेस को? सॉफ्ट आयरन। सो व्हाट डू वी यूज ऑलवेज फॉर कोर? सॉफ्ट आयरन। वेदर इट इज ट्रांसफॉर्मर, वेदर इट इज कोर इन द सोलेनॉइड, whichever work we want to do, that will be done with the soft iron, because that responds very well. The response is very quick। Okay, so this is about the temporary and permanent magnets। और मैग्नेट बनाने का तरीका क्या हुआ? सोलेनॉइड के अंदर बार डालिए, that will become a magnet। अगर हमको वो मैग्नेट बाद में चाहिए बिना इलेक्ट्रिसिटी के, तो उसको क्या बोलेंगे? कौन सा लेंगे? स्टील का, that will be permanent। और अगर हमको उसका मैग्नेटिज्म डीमैग्नेटाइज करना है तो कौन सा लेंगे? टेम्परेरी, मेड बाय सॉफ्ट आयरन। ठीक है, so this is all about material magnetism। Okay, so we close it here। इसी सब क्वांटिटीज आप याद कर लीजिएगा, और जैसे टाइम मिलता है we will make numericals for this also, and then next topic we will start electromagnetic induction। Okay।